सर आई रियली वांट टू नो ये क्या है, क्योंकि एंडोमेट्रियम यूट्रस होता है ना, जो Okay. यूट्रस बच्चेदानी होता है, हाँ. वो एंडोमेट्रियल कैंसर उसके कारण बहुत कॉमन होता है। कि ये जो कैंसर का इशू है इन ऑल जनरल पॉपुलेशन, आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेटल डिजीजेस. तो ये क्या हिस्टोरिकली ये ऐसा रहा है कि इज इट लाइक अभी तो अब तो अभी बहुत ज़्यादा अब होता है? किसी भी कैंसर का मोटा मोटा 4 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज जब कैंसर शरीर की जिस अंग में शुरू हो रहा है वहीं रहे और छोटा रहे साइज में। ओके. स्टेज 2 होता है जब उसी अंग में रहे बट बड़ा हो जाए साइज में। हाँ. स्टेज 3 होता है जब उस अंग से बाहर निकल के अगल बगल के गांठें, जिनको लिम्फ नोड्स बोलते हैं, वहाँ फैल जाए। और स्टेज 4 होता है जब वहाँ से वो ब्रेक ऑफ होकर निकल जाए, पूरे शरीर में फैल जाए। स्टेज 4 कैंसर होता है। ओके. जितना जितना स्टेज बढ़ता जाएगा डायग्नोसिस के टाइम पे, उतना उतना चांसेस ऑफ क्योर घटते जाएंगे। Welcome to Being Curious with Yash. हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग क्यूरियस विद यश. बीइंग क्यूरियस विद यश पे आप सभी का स्वागत है. आज हम लोग एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे पॉडकास्ट लेके आए हैं. आज हम लोग की शूट की लोकेशन चेंज हो गई है. आज वी आर शूटिंग इन वाराणसी, और वाराणसी की काफ़ी ही प्रोमिनेंट कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर स्वप्निल पटेल से आज हम लोग बात करेंगे अबाउट कैंसर. हम लोगों को क्या जानना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट एवरीवन. Welcome sir, welcome to the podcast. Hi, hello, hi, thanks. Sir, I really want to know first about your journey. आप काफ़ी prominent name हो गए हो बनारस में कुछ ही सालों में, मतलब in last decade or so. So I really want to know, आप थोड़ा सा about बताइए अपनी journey, about how you know really loved medicine, या फिर आप कैसे Alright. you chose this field. So, so the journey I think started around 15-17 years back. Okay. And I'm born and brought up in Varanasi in a doctor family. And schooling यहाँ से ख़त्म करने के बाद I was fortunate enough to get selected in the first attempt into the MBBS. And I got into a college in Delhi, UCMS of the Delhi University. Okay. And so at that point of time, I had missed my AIMS selection by just 0.3%. So all those during that next 5.5 years of MBBS, my target was to just enter the topmost college, that is AIMS. Yes. So फिर अपना पढ़ाई किया. हाँ. And then after then again parents and family हर चीज़ का support रहता है, किस्मत भी रहती है. Then I was lucky enough to get selected in the first go itself in AIMS for my post graduation. Okay. And I got an all India rank 3. Then Wow. I had the options of so with a good rank I had the options of getting the branch of my choice, whatever I wanted. A lot Okay. of options were there. Radiology था जो उस समय one of the top branches थी. Then surgery usually high ranking individuals usually नहीं लेते हैं. अच्छा. So surgery was there. Then there were several integrated courses of neurosurgery, pediatric surgery. But I don't know, there was something. I thought that I didn't want to commit to a particular super specialized branch. Okay. I wanted to gain more basic knowledge. Okay. So I chose to opt for general surgery. Okay. That was against the normal norms at that point of time. उस समय कोई भी इतने हाई रैंक पे कभी कोई जनरल सर्जरी लेता नहीं था. So बट मुझे लगा चलो ठीक है, अभी तो इतनी पढ़ाई की, बाद में और कर लेंगे, ज़रूरत रहेगा तो. So जनरल सर्जरी ले लिया. Sir, one thing I want to interject. You were talking about AIMS and you got selected. मेरे दिमाग में ये हमेशा एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है कि मतलब एम्स जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें ऐसी क्या मतलब खासियत है जो और जगह नहीं है? So I'll tell you. अभी तो एक्चुअली अभी एम्स हो गए हैं. पहले सिर्फ एक एम्स था, एम्स न्यू दिल्ली. ठीक है ना. तो अब तो लास्ट 10 years में देयर आर सो मेनी एम्स. तो अब तो फिर भी थोड़ा दैट वैल्यू एंड द इम्पोर्टेंस हैज रिड्यूस्ड. हमारे टाइम पे इट वाज जस्ट वन एम्स दिल्ली. ठीक है. सो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट एम्स न्यू दिल्ली. But the facilities are there, the academics are very good. It's a big institute. You are on a platform where if you want, you can explore everything. So and I'll tell you how that helped. And so finally बहुत confusion के बाद my parents being surgeons and doctors, everyone wanted कि नहीं भाई जो norm है you take radiology. But there was something inside me. I went ahead and took surgery against the general advice, against the norm at that point of time. सर्जरी ले लिया, जनरल सर्जरी लिया, वो भी नोइंग दैट कि 3 साल बाद मुझे वापस अगर सुपर स्पेशलाइजेशन करना है तो एक और एग्ज़ाम देना पड़ेगा. बट मुझे चलो करके देखते हैं, अभी तक क्या है तो बाद में भी कर लेंगे.
आई एंटर्ड, फिर तो नेक्स्ट 3 years कब पास हो गया पता ही नहीं चला, एंड अपनी जनरल सर्जरी की रेजिडेंसी ख़त्म की. Meanwhile, so when you enter an atmosphere like AIIMS ना, जहाँ पर brilliant minds of the country are already there, Yes. uh, आपको जितनी अच्छी कंपनी मिलती है, you get motivated that much. Okay. तो जब मैं वहाँ गया तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो एम्स के ही अंडर ग्रेजुएट्स थे और जो वहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे, बहुत सारे लोग जो बाहर के थे और वहाँ आए हाँ, थे. हाँ. सो एक एम्बियंस बहुत अच्छा था. अच्छा. एंड देन व्हाट आई रियलाइज वाज अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स मेरे आसपास सब लोग कहते हैं उस समय यूनाइटेड स्टेट मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम जो यूएसएमएलई बोलते हैं उसकी तैयारी कर रहे थे. अच्छा. तो मुझे लगा यार चलो करते हैं, अभी इतना हाँ. एग्जाम दे ये भी दे देते हैं. तो मैंने भी कहते हैं दे दिया उस समय, हाँ. कहते हैं हंसते खेलते. आई गॉट उसके 3 steps होते हैं, हाँ. एक एक करके इट्स एग्जाम ओवर 2 years. अच्छा. एक एक करके एग्जाम्स दिए, आई हाँ. क्लियर्ड एवरीथिंग. यूएस भी गया एक बार प्रैक्टिकल एग्जाम देने, दैट्स अच्छा. ऑल्सो, सो आई गॉट लाइसेंस्ड टू हाँ. प्रैक्टिस इन यूएस. बट आई नेवर हैड द चार्म टू डू दैट. Okay. मुझे कभी जाना नहीं था. हाँ. एंड आई डोंट नो, मतलब ऐसा कोई किसी ने बोला हाँ या ना नहीं बोला था हाँ. कभी, बट हाँ. मन नहीं था. तो देन एक जो टिपिकल कोर्स होता है जनरल सर्जरी खत्म किया. आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू एस द एग्जाम. आई गॉट गोल्ड मेडल इन द जनरल सर्जरी रेजिडेंसी एग्जाम, Wow. एग्जिट एग्जाम में. Then I also got an opportunity to present my thesis dissertation जो था, it was a randomized trial breast cancer surgery पर, जिसको अच्छा. फिर I got an opportunity very early on in my career to present it in one of the international conferences in Amsterdam, which was my first solo visit outside the country. Okay. So डर भी लग रहा था, but it was a good हाँ. platform. So this is how a platform like AIIMS helps. Okay. It helped हाँ. me go abroad. It helped me gain international exposure. It Okay. helped me give exams, get exposed to things जो मैं कभी otherwise सोचता नहीं. Okay. And So the main issue is कि exposure जो आपको बहुत मिलता अच्छा है. exposure होता है. And training and residency हाँ. तो अच्छी थी ही, there is no doubt about it. हाँ. So I finished that, and then next था, somehow I was very inclined always, जब भी मैं पढ़ाई करता था MBBS के टाइम से, I remember मैं हर पोर्शन में it's in a division wise ना, हाँ. आप हर सब्जेक्ट का जब भी आप पढ़ते हो, you read about its anatomy, physiology, pathology. I was always attracted to the oncology portion of it, the cancer portion of it. I don't know why. Okay. So मुझे लगा यार if I'm attracted and I've taken surgery, let us pursue onco surgery. तो उस समय onco surgeons बहुत कम थे, तो चलो super specialization इसमें करते हैं. Then I pursued for entrance exams. Luckily in the first go itself I got selected for Tata Memorial Center in Mumbai, which is one of the most prestigious centers for oncology training in the country. तो बॉम्बे से अपना फिर मैंने next 4 years I finished my training in Mumbai. I had a good company of friends who जिनके साथ एक अच्छा environment मिला पढ़ने का, सीखने का. And I can say that जितना जितना जर्नी आगे बढ़ता गया, the training became more gruesome, more tough, and it was more challenging. The conditions were more difficult, but then the responsibility also kept on increasing. Yes. फिर जब इतना कर लिया, फिर अभी तक भी मेरे अंदर बाहर जाने का चार्म आया नहीं था कि मुझे अब्रॉड जाना है. बैक ऑफ द माइंड हमेशा एक क्लॉक टिक करती रहती थी कि यार यूएस का भी एग्जाम क्लियर्ड है, बाहर चलना है क्या. I don't know. And sir, वो जो यूएस का एग्जाम होता है, it's for lifetime. Yeah, so there's a 3 steps. We have to clear it within a span of 7 years. Okay. And once you have done that, once you are certified, you are certified. There's a ECFMG certification. If you're certified, you're certified. Okay. So I did that, and उसका जो एक फाइनल स्टेप होता है, जो स्टेप 3 होता है, जो आप वहाँ रेजिडेंसी के लिए जब अप्लाई करते हो वो करते हो. दैट वाज द ओनली थिंग व्हिच वाज देयर बिकॉज आई नेवर वांटेड टू गो देयर. तो फिर वहाँ से आ गया मुंबई ख़त्म किया ट्रेनिंग. आफ्टर फिनिशिंग आई देन स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट प्रोबेबली आई मे वांट टू कम बैक टू माय सिटी. तब तक अपने बनारस वापस जाना चाहूँगा. आई वाज नॉट श्योर. फिर मैंने आई थॉट कि चलो जब तक वाइल आई एम टेकिंग दिस डिसीजन थोड़ा और अपने आप को सॉलिडिफाई कर लेते हैं. लेट मी लर्न दोज थिंग्स जो अगर मैं अपने शहर वापस गया तो वहाँ पर नहीं होंगी. So then there's something called as oncology surgery, maybe minimally invasive surgery. This is like आप पित्त की थैली का सर्जरी कराते हैं, गॉलब्लैडर कैंसर की गॉलब्लैडर सर्जरी कराते हैं, तो आजकल सभी लोग लैप्रोस्कोपिक कराते हैं, because the way of operating that has changed in the past 20 years. The same thing is now started happening in cancer, and probably in the next 15 years that will also become the standard of care.
Okay. तो मैंने चलो let me learn this and bring the standard of care to my city. Then I spent the next 1 year into sub specializing, micro specialization into on laparoscopic oncologic surgery. Okay. And so वो सीखा हाँ. and इतना कर रहा था. Then as destiny would have it, टाटा का center opened up in Varanasi, which was very close to my home. In the area where I was born and brought up. So I thought it was a natural calling for me. वहाँ से by the time I finished, I was lucky enough. I was interviewed here, and they wanted me as a faculty over here. I got selected, and I came here at the Mahamana Cancer Institute, the Pandit Madan Mohan Malvi Cancer Institute, यहाँ पर. And then I joined here as an assistant professor. I got promoted to associate professor. I was heading my division of GI and hepatobiliary cancers unit. In a short time, which was for my age and for my experience, it was a early jump. But I enjoyed having that responsibility. बहुत काम किया हमने, कहते हैं 3 साल 4 साल. But so all this while, I also got an opportunity to travel abroad a lot. We, in a place like Varanasi, we did a lot of good work surgically, a lot of good work. And the good thing was अच्छा platform था. बहुत सारे अच्छे seniors and mentors, teachers की guidance में we did so much of work, and all that work was recognized globally. So many of our surgical videos, papers got accepted in international journals, US Society के European journals में. Okay, They wow. got awarded the best papers, best videos. तो मुझे लगा कि चलो at least now we have a standing एक अच्छे international level पे भी. एंड ऐसा नहीं कि वाराणसी में रह के सिर्फ कम काम कर सकते हैं. यू कैन डू ऑल द गुड वर्क यू वांट टू डू. इट्स जस्ट हैविंग द राइट स्किल सेट. तो आ गया, इट्स जस्ट हैविंग द राइट टीम अराउंड यू. True. So while I spent 3 years, there was something which was clicking at the back of my mind. बनारस के टाटा सेंटर पे यहाँ पर what has happened over here in a very short amount of time is that जब से ये सेंटर यहाँ खुला है ना, it has become the drainage center for a lot of the eastern part of UP, पूर्वांचल जो हम बोलते हैं. Yes, yes. Portions of northern MP, portions of Jharkhand, portions of Bihar. Wow. Everything, patients who were never getting diagnosed or getting wrongly treated in the periphery started coming to our this center. But the load is huge. It's like we already have 20,000 registrations per year of cancer and cancer only. Wow. What I started seeing was, And do they have capacity of 20,000 people treating? so they have capacity. Manpower is still increasing. They definitely have capacity. Capacity का space है. Time लगेगा. किसी भी institution को mature होने में time लगेगा. And so I started. So there is something called as the concept of decentralization, hub and spoke model. मेन सेंटर मुंबई में था, एक सेंटर यहाँ पर हुआ. तो दे डिसेंट्रलाइज. द थॉट प्रोसेस इतना अच्छा था कि दे डिसेंट्रलाइज द केयर एंड ब्रॉट इट टू द ग्रास रूट लेवल. फिर मुझे लगा लेट मी डू समथिंग इवन बेटर आउट ऑफ इट. मुझे लगा कि वहाँ बैठ के मैं देखता था, लोग आते थे मेरे पास मिर्ज़ापुर से, लोग आते थे मेरे पास भदोही से, लोग आते थे आजमगढ़ से, जौनपुर से. जो पहुंचने वाले होते थे वो तो पहुंच जाते थे, बट फिर भी उनका वो ट्रांजिशन पीरियड इतना ज़्यादा लंबा हो जाता था ना. बिकॉज एक इंस्टीट्यूशन में आप जब भी आओगे विद इट्स प्रोटोकॉल टाइम लगता है. प्लस वहाँ से यहाँ तक आने में भी कहते हैं बहुत टाइम लगता है. कई बार तो लोग बड़ी बिल्डिंग ही देख के डर जाते हैं कि क्या हम इसको अफोर्ड कर पाएंगे. हालांकि वो सारी फैसिलिटीज हैं सबको वो करने के लिए. तो मुझे लगा नहीं, मुझे यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा. आई हैव टू रीच द पेरिफेरी ऑफ दिस प्लेस व्हिच आई एम सर्विंग, व्हिच आई एम treating. Then I took that hard decision. Because I was in a very very good position and मैं हर तरीके से I was in a very safe and comfortable zone in my life. I was doing very well. I thought नहीं, अभी निकलते हैं. Then I chose to come out. And into private practice. I have now started work as the lead surgical oncologist, cancer surgeon at Upkar Hospital. Abhi now we have recently, because we have brought in the cancer wing, we have now renamed it as Upkar Hospital and Cancer Institute, which is located very close to Tata Center and BHU on the same road in Sundarpur. Now I am heading the surgical oncology division. When I started as a single person, started developing a team. This journey has been over a year, and now over a year I already have 4-5 other surgeons with me, cancer surgeons with me. Amazing. There's a much bigger team जो 4-5 staff थे. The entire support staff has now increased to I think more than 50.
This is a 100 Amazing. bear 100 bedded setup. Wow. And now what we also do, we regularly hold camps, educational workshops, CMEs in places like Mirzapur, Bhadoi. This year we have already covered Mirzapur twice, Bhadoi. Wow. We have Chandoli, Yeah. regions like Jaunpur, Azamgarh. So all these things. Yeah. So now with that aim, now Yeah. we are spreading. Amazing. And Amazing. now we have started, and now as we talk ahead, Amazing. I can maybe give you more insight into the work which you are doing. Yeah, amazing work you are doing. Yeah. And आप काफी recognize हो रहे हो because you are spreading very fast. आपका word बहुत ज़्यादा spread हो रहा है. So first I really want to understand about cancer, and मैं चाहता हूँ कि हमारी audience भी understand करे Correct. about cancer because I think society में market में it's like a very taboo word Yes. because it's very difficult to understand what it is. तो मैं पहले समझना चाहता हूँ कि for a layman person I really want to know कि what cancer is. So, cancer is a disease. Yeah. Cancer is a disease which is called as a non-communicable disease. जैसे किसी को बीपी होता है, शुगर होता है, Yeah. हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हाँ. उसी तरह कैंसर भी एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है. हाँ. एक दूसरे से नहीं फैलती है, हाँ. लेकिन वो एक प्रोलॉन्ग्ड बीमारी है, एक दिन की बीमारी नहीं है, लंबी हाँ. रहती है. वो एक अपेंडिसाइटिस या गॉल ब्लैडर की स्टोन की तरह छोटी बीमारी नहीं है. एक बार होता है तो उसका ट्रीटमेंट लंबा चलता है, लंबा रहता है. हाँ. इसकी पैथोलॉजी क्या होती है कि शरीर में ना एक कोई इंसाइटिंग फैक्टर होता है, कोई एक फैक्टर आएगा अच्छा. या रिपीटेड इंसल्ट होगा बॉडी में, एंड बिकॉज ऑफ दैट इंसल्ट certain cells will start growing abnormally. They will Okay. just start multiplying more than the usual rate, exponentially, and it Okay. will be an uncontrolled growth. So that then becomes what is called as a cancer neoplasm. Okay. When it gets the potential to spread to the parts of the body, it is called as a cancer. Okay. It becomes independent. आप जो खाना खाओगे वो कैंसर एब्जॉर्ब करने लग जाता है. हाँ. It starts your normal body starts getting deprived of the normal food, and this Okay. abnormal thing in the body is called cancer. And Okay. this is what in a very simplified and a layman Okay. language is called as cancer. ये कैंसर है. तो आई वांट टू नो, आप बताइए जैसे कि कुछ abnormal cells होती हैं, तो आई हाँ. वांट टू नो कि ये abnormal cells like spread कैसे होती हैं, हाउ इसका spread So कैसे होता है? कैंसर सेल्स जब ऑटोनॉमी गेन कर लेते हैं, जब वो हाँ. इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तब वो ब्लड में चले जाते हैं. ब्लड पूरे शरीर में घूमता रहता है, हाँ. एंड उनके अंदर वो पोटेंशियल आ जाता है शरीर हाँ. के किसी भी हिस्से में जाके डिपॉजिट हो जाने के लिए और नए कैंसर बना देने का. Okay. लिम्फ नोड्स के थ्रू फैलते हैं, लिम्फेटिक्स के थ्रू फैलते हैं, एंड डायरेक्ट तो फैलते ही हैं. एक ऑर्गन में हुआ, गॉल ब्लैडर में हुआ, वहाँ से हाँ. लिवर क्योंकि इसको टच कर रहा है, बड़ी हाँ. आंत उसको टच कर रही है वहाँ पर. तो ग्रो करने के बहुत माध्यम हैं, बहुत तरीके हैं, अच्छा. बट दिस इज हाउ कैंसर स्प्रेड्स. तो जैसे सर आपने शुरुआत में बताया कि कोई एक आउटसाइड फैक्टर होता है, तो लाइक मोस्ट कॉमन आउटसाइड फैक्टर्स क्या होते हैं? आई थिंक मैं जब पढ़ रहा था अबाउट कैंसर, देयर आर लाइक 100 टाइप्स ऑफ कैंसर. करेक्ट. सो लाइक मोस्ट कॉमन आउटसाइड फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? सो आई टेल यू, उसको ना बहुत इजी तरीका है क्लासिफाई करने का. देयर आर सम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ओके. देयर आर सम जेनेटिक फैक्टर्स, ओके. देयर आर सम लाइफस्टाइल फैक्टर्स. मोटा मोटा ये 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है. जेनेटिक फैक्टर्स पहला बोलूँगा. कुछ कैंसर्स हेरिडिटरी होते हैं जो जेनेटिक म्यूटेशंस के होते हैं. सम अच्छा. जेनेटिक म्यूटेशंस रन इन फैमिलीज. जैसे जस्ट फॉर एन एग्जांपल, आज की डेट में मेरे पास मेरे हॉस्पिटल में आई हैव 2 फैमिलीज हु आर एडमिटेड विद मी, एंड बोथ ऑफ वन ऑफ कोलॉन कैंसर, वन ऑफ रेक्टल कैंसर. ओके. they have certain mutations in their body which is running in their blood. So मैंने उस एक फैमिली में I have already operated the father, I have Okay. already operated the youngest son, and Wow. now I have yesterday operated the second son, जो है for very complex rectal cancers. सबका laparoscopic surgery हुआ. So this has been happening because, and by the way उनको ये पता नहीं था. So हाँ, it is when we know that there are certain factors, आपको क्या सर्च करना है, तब आप सर्च करते हैं, टेस्ट कराते हैं. इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, एंड तब करते हैं. देयर इज अनदर फैमिली जिसकी मैंने माँ को ट्रीट किया है कोलॉन कैंसर के लिए. उनके एक नाना जी एक्सपायर्ड, आई डिडंट ट्रीट बहुत पहले, मतलब कहते हैं गॉट एक्सपायर्ड ऑफ अ कैंसर. देन आई न्यू नहीं, there are some symptoms which are suggestive in the daughter. I got investigated. The daughter also got to have colon cancer.
So Wow. there are these two patients तो मेरे currently हैं. So it is also not an understated cause. काफ़ी common है genetic cancers भी. Second are environmental factors. Environmental factors are जो आप खाना खा रहे हैं उसमें मिलावट, पेस्टिसाइड्स की मिलावट जो हम देखते हैं. कुछ कैंसर्स ऐसे होते हैं जो आपका जो बोल जैसे गॉलब्लैडर कैंसर हमारे नॉर्थ इंडिया में बहुत कॉमन है. उसका एक एसोसिएशन इसमें भी देखा गया है कि शायद मस्टर्ड ऑयल में इसका कहीं तो लिंक है, क्योंकि हमारे घरों में सरसों के तेल से बहुत कुकिंग होती है. हाँ, तो हाँ. प्रोबेबली एक बहुत सारे रिसर्च चल रहा है उसके अराउंड एक्टिवली. अच्छा. हमारे एरिया में बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं, पैरासिटिक इन्फेक्शंस होते हैं, हाँ, हुकवर्म हाँ. इन्फेक्शन और ये सारी हाँ. चीज़ें उनके कारण भी बहुत सारे कैंसर्स का कोरिलेशन दिखाया जा रहा है. ओके. सो फॉर सम कैंसर्स सनलाइट एक्सपोजर से बहुत ज़्यादा होते हैं. स्किन कैंसर्स होते हैं, मेलेनोमास एंड ऑल, ऑस्ट्रेलिया एंड ऑल में बहुत कॉमन होता है. वाई? बिकॉज दे आर वहाँ पर ओजोन लेयर बहुत कम है एनवायरनमेंट की, वहाँ पर द यूवी रेज हार्मफुल, दे एंटर द एनवायरनमेंट अ लॉट Okay. and they then these cause these cancers. These are environmental factors. Okay. Third and the most controllable is personal or the lifestyle factors. Okay. किसी के लिए भी लाइफस्टाइल में एक होता है एडिक्शंस इन द फॉर्म ऑफ अल्कोहल, टोबैको, सिगरेट, बीड़ी, शराब. Then the food you eat, lot of red meat consumption causes a lot of colon and rectal cancers. So then third thing in this is unhealthy habits like frequent sexual partners. This Okay. leads to a lot of males में a lot of penile cancers, females में a lot of cervical cancers, बच्चेदानी के मुंह का cancer. This is because of a virus which gets transmitted through these sexual exposures, repeated unprotected sexual exposures से होता है. HPV वायरस के थ्रू ये होता है. Then I think then certain cancers जो होते हैं पेशेंट को और बीमारियों के कारण, जैसे ओबिसिटी के कारण भी कुछ कैंसर्स होते हैं, मोटापे के कारण. जैसे लेडीज में एंडोमेट्रियल कैंसर बहुत कॉमन होता है ओबिसिटी के कारण. ये क्या है? क्योंकि एंडोमेट्रियम यूट्रस होता है ना, जो Okay. यूट्रस बच्चेदानी होता है, वो एंडोमेट्रियल कैंसर उसके कारण बहुत कॉमन होता है. Okay. सो एंड अक्सर मैं बताऊं पैराडॉक्स, यूजुअली लोग बोलते हैं कि प्रोबेबली लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में हाइजीन अच्छा नहीं है, रिसोर्सेज अच्छे नहीं, तो कुछ कैंसर्स वहाँ ज़्यादा कॉमन होते हैं. डेमोग्राफी, कुछ कैंसर्स इवन एफ्लुएंट या अच्छे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाले पेशेंट में कॉमन होते हैं. लाइक yesterday only I operated a endometrial cancer. That patient comes from a very good affluent family, all kids staying in different parts of the world, someone in Italy, someone in Australia. Reason being, she is obese, she is diabetic, she is hypertensive. She has all the main 3 risk factors for developing endometrial cancer. She developed an endometrial cancer. अच्छी बात ये थी कि सिम्टम आया, तुरंत इन्वेस्टिगेट कराया, अर्ली स्टेज पकड़ में आया, तुरंत हमने लैप्रोस्कोपिक रेडिकल हिस्टेरेक्टमी किया, लिम्फ नोड डिसेक्शन किया, गॉट ट्रीटेड हर. सर, आई वांट टू नो फर्स्ट थिंग कि ये जो आप बता रहे थे जेनेटिक कैंसर होता है, तो कितने % पेशेंट्स में लाइक ये जेनेटिक? तो जेनेटिक रीजंस अभी काफ़ी कम है कंपेयर टू अदर फैक्टर्स, बट इट इज स्टिल देयर. अब देखिए, कोई भी चीज़ पता तब चलती है जब आप उसकी जांच कराते हैं. ठीक है, करेंटली क्या है ना, जेनेटिक टेस्टिंग बहुत महंगी है. अपने सोसाइटी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा महंगी है. सो मतलब इफ यू कैन टेल, अगर मार्केट में व्हाट इज द कॉस्ट, प्रोबेबल कॉस्ट? So there are genetic tests which start from 15-20,000 and range up to 1.5 lakhs just for the testing. So many a times we try and get as much as help through various schemes and all also, लेकिन it is still not covered by several government and private insurance schemes. So it just does not get covered. तो कई बार वो हम अपॉर्चुनिटी ही होते हुए भी लूज कर देते हैं टेस्ट करने की, तो हमें पता ही नहीं है. एक्चुअल अपने सोसाइटी में वेस्ट में तो क्योंकि हर चीज़ इंश्योरेंस कवर्ड होती है, तो सबकी टेस्टिंग हो रही है बराबर. तो ये चीज़ है. सो एक चीज़ मैं कैंसर के बारे में पढ़ रहा था, और ये बोला भी जाता है कि लाइक आज तक कैंसर का कोई लाइक एक वैक्सीन नहीं बन पाई, या फिर एक प्रोबेबल डेफिनेटिव मेडिसिन नहीं है सर. तो लाइक व्हाई इज दैट? सो देखिए, कैंसर इज अ वेरी ब्रॉड टर्म ना, मतलब कहते हैं नॉट वन साइज फिट्स ऑल ना. आप ऐसा थोड़ा ना कि एक कपड़े खरीदने जाओगे आप घर में सबके लिए वही आ जाएगा. ये मैं एक्चुअली पढ़ रहा था, तो देन आई क्वाइट रियलाइज कि सो देयर आर 100 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स. हर कैंसर के 100 डिफरेंट टाइप्स हैं, सबके अलग अलग कॉजेज हैं. इतनी सारी चीज़ हमने भी बात की. सो जब अगर टारगेट सेम नहीं है ना, तो उसका सोल्यूशन सेम कैसे होगा? So how can there be one vaccine against everything? There are several protective things which are coming up. The research is ongoing. जैसे अभी
कुछ प्रिवेंटेबल चीज़ों के लिए सेवरल वायरसेस विच कॉज कैंसर, उनके अगेंस्ट हमारे पास ऑलरेडी वैक्सीन आ गई हैं। HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन आ गई है, ओके जो अगर यंग एज में बच्चों को दिया जाए बिफोर द सेक्सुअल एक्सपोजर इन द टीन एज, मेल्स एंड फीमेल्स को, दे विल हैव वेरी लेस चांसेस ऑफ पेनाइल कैंसर एंड यूट्राइन सर्वाइकल कैंसर। वो कैंसर बहुत, तो आजकल वो अभी हमारे रूटीन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में आया नहीं है, बट सब अवेयर लोग करवा रहे हैं, अपने बच्चों को करवा रहे हैं वैक्सीनेट, और करवाना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट डेफिनेटली आपको जाके नियरेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट से उसके बारे में पता करना चाहिए एंड जानकारी लेकर वो करना चाहिए। ठीक है, दिस इज स्पेशली फॉर पीपल ऑफ आवर जनरेशन, जिनको अब किड्स हो रहे हैं, वो बड़े होंगे या हमसे जस्ट थोड़े ऊपर जनरेशन वाले लोग, नॉलेज होगा तभी तो आप उसको प्रिवेंट करेंगे। एंड देन देयर आर सेवरल थिंग्स लाइक जो हमारे रूटीन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में है, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी और सी के वायरस से अक्सर लिवर कैंसर, हेपेटोसेलुलर कैंसर होते हैं, तो इफ यू आर वैक्सीनेटेड अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी, द चांसेस ऑफ हैविंग दैट कैंसर आर वेरी लेस, that is there. So several things, and then अभी बहुत recent lot of genetic testing and research is going on, बहुत सारे mRNA vaccines बन रही हैं which are not yet authentically available in the market. It's still in the experimental phase, but I am very hopeful that in the years to come, आने वाले सालों में आएगा। And definitely yes. Okay. So I was reading about cancers and all. तो I really wanted to know, because आपने इतने साल काम किया है, कि ये जो कैंसर का इशू है इन ऑल जनरल पॉपुलेशन, आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेटल डिजीजेस। तो ये क्या हिस्टोरिकली ये ऐसा रहा है कि इज इट लाइक अभी अभी बहुत ज़्यादा हो? दो चीज़ें, एक ये कि अब हमें कैंसर का टेस्टिंग ज़्यादा हो रहा है ना, तो डायग्नोसिस भी ज़्यादा हो रहा है, तो probably maximum amount of these patients were there earlier also, पहले भी लोग रहते थे, बट उनको पता ही नहीं चलता था ये बीमारी हुई, लोग चल गए। जैसे अभी आज पेशेंट आते हैं ना हमारे पास, जब हम हिस्ट्री लेते, बोलते हैं सर हमारे दादा को हुआ था कुछ तो पेट में ट्यूमर पे, वो मर गए थे, इलाज नहीं हुआ था। तो अब क्या है, वो सारे लोग आ रहे हैं, इन्वेस्टिगेट करा रहे हैं, डायग्नोज हो रहे हैं, तो प्रिवलेंस बढ़ रहा है, बट इंसिडेंस भी बढ़ रहा है। इतने सारे जो हार्मफुल चीज़ें हैं ना, वेस्टर्नाइजेशन का, मॉडर्नाइजेशन का, पोल्यूशन के साइड इफेक्ट, बहुत सारी चीज़ें, सिगरेट स्मोकिंग, एवरीथिंग टेक्स टाइम। आप जब गुटखा खाना शुरू करते हैं ना, कोई भी पेशेंट शुरू करेगा, तो इट विल टेक एटलीस्ट 4-5 years फॉर ऑल दो चेंजेस टू कम इन दैट। तो वो 5 साल 10 साल जिसने गुटखा खाया, उसका 10 साल बाद जाके उसका इफेक्ट आएगा। तो ये चीज़ है, तो इसीलिए धीरे धीरे इंसिडेंस भी बढ़ता जा रहा है। तो ये चीज़ है, तो इन टोटो एक बर्डन बढ़ता जा रहा है कैंसर का। ओके, बिकॉज ये रीसेंट टेस्टिंग्स हो रही है, इसलिए रीसेंट टेस्टिंग हो रही है, इंसिडेंस भी बढ़ रहा है, दोनों चीज़ें। यस, आपसे मैं अभी बात कर रहा था अबाउट कि कैंसर की वैक्सीन नहीं बनी, ये वो। आई रियली वांट टू नो, इसी पे और डीप करना चाहता हूँ कि और आपने कई साल पढ़ाया भी है अबाउट कैंसर एंड ऑल, सो इन योर रिसर्च एंड ऑल, व्हाई डिड यू फाइंड कि मतलब एनी टाइप ऑफ कैंसर इट इज़ वेरी हार्ड टू क्योर? लाइक अगर हम देखते हैं कि देयर इज लॉट ऑफ फैटेलिटी, अदर डिजीजेस से ज़्यादा फैटेलिटी है, तो व्हाई इट इज़ लाइक सो हार्ड टू क्योर? बिकॉज मेडिसिन अगर आज इतना आगे बढ़ रहा है, तो ये एक बीमारी है, उसके लिए मतलब। तो उसका मैं 2 आंसर दूंगा, एक पॉलिटिकली इनकरेक्ट और एक थ्योरेटिकली करेक्ट। ना, एक ये कि हेल्थ पे अभी भी लोग, पर्सनल एंड द कंट्री एज अ होल, वर्ल्ड एज अ होल, द परसेंटेज एक्सपेंडिचर of the GDP on your health research is still very less. It's still very less. It's still less than 5%. Okay, if I'm not wrong. And so that is one thing. जो अब धीरे धीरे the governments are is becoming more aware. People are becoming more aware. Facilities बढ़ रही हैं। अब हमारे ऐसी रिसर्च इंडिया में हो रही जो कि कहीं और नहीं हो रही है. It is all thanks to the improving environment around us. ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज़, और फर्टिलिटी का कारण क्या है इंक्रीजिंग, कि किसी भी डिजीज़ का आउटकम उस पर निर्भर होता है कि कौन कितने पहले आ रहा है। जैसे किसी को डायबिटीज़ हो रहा है, अगर उसने स्टार्टिंग में अपने शुगर का टेस्टिंग कराया है ना, जब उसको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, रेगुलर चेकअप करा रहा है एक सर्टेन एज, तो वो पिकअप कर लेगा। सेम थिंग विद हार्ट डिजीज। अगर कोई, सभी लोग अवेयर हो गए ना, पहले तो लोग सर्दी आती थी, किसी को हार्ट अटैक आया, पेशेंट मर गया,
हाँ, पता ही नहीं चला कभी। हाँ, लेकिन अब तो क्या है, आप भी अपने पेरेंट्स को, मैं भी अपने पेरेंट्स को, सभी लोग कहते हैं टेस्टिंग करा रहे हैं, देख रहे हैं भाई लिपिड प्रोफाइल देख रहे हैं, कार्डियोलॉजिस्ट या जनरल फिजिशियन के पास भेज रहे हैं कि भाई देखिए टेस्टिंग कराइए। आजकल तो तो लोग सभी लोग सब टेस्ट रिपोर्ट खुद ही सब पढ़ कर रहे रहे हैं। हैं, सब कर रहे हैं, गूगल कर हाँ, रहे हैं, होल हाँ, बॉडी हाँ, चेकअप्स हाँ, करा रहे हैं। हाँ, तो लोग अवेयर हुए ना, हाँ, तो हाँ, चीज़ें क्यों, क्योंकि चीज़ों को आप सही समय पे डिटेक्ट कर रहे हैं जब तक वो इरिवर्सिबल डैमेज नहीं कॉज किया है। हाँ, नहीं तो हाँ, अगर आप शुगर, डायबिटीज़, आप हार्ट डिजीज को भी इरिवर्सिबल स्टेज में आप डिटेक्ट करेंगे ना, जब उसने एक सर्टेन डिग्री ऑफ डैमेज ऑलरेडी कर लिया है, हाँ, हाँ, तो it is incurable. A patient has to die out of it. The same ओके, thing holds true with cancer. See, ओके, if you detect it early, it is हम्म, curable. Most of the cancers in today's date, the technology has evolved so much, research इतना अच्छा हो गया कि curable है। आप अच्छा, कैंसर के प्रीडोमिनेटली 4 स्टेजेस होते हैं। हाँ, आई वन रियली वांटेड टू आस्क दिस हाँ, कि आप मुझे बताइए कि जो क्यूरेबल वाला स्टेज है वो कहाँ खत्म हो जाता है इन करेक्ट। स्टेजेस में। हाँ, सो किसी भी एक ब्रॉड हाँ, हाँ, क्लासिफिकेशन देता हूँ, हाँ, किसी भी कैंसर का मोटा मोटा 4 स्टेजेस होते हैं। पहला हाँ, स्टेज जब कैंसर शरीर की जिस अंग में शुरू हो रहा है वहीं रहे और छोटा रहे साइज में। ओके, स्टेज 2 होता है जब उसी अंग में रहे बट बड़ा हो जाए साइज में। हाँ, स्टेज 3 होता है जब उस अंग से बाहर निकल के अगल बगल के गांठें जिनको लिम्फ नोड्स बोलते हैं वहां फैल जाए। और ओके, स्टेज 4 होता है जब वहां से वो बेखौफ होकर निकल जाए, पूरे शरीर में फैल जाए। स्टेज 4 कैंसर होता है। ओके, जितना जितना स्टेज बढ़ता जाएगा डायग्नोसिस हम्म, के टाइम पे, उतना उतना चांसेस ऑफ क्योर घटते जाएंगे। ठीक है। ओके, स्टेज 1, क्योंकि जाहिर सी बात है जितना जो चीज़ जितना अर्ली डिटेक्ट करेंगे उसको कंट्रोल करना उतना आसान रहेगा। हाँ, तो एंड ट्रीटमेंट के मोटे मोटे 3 तरीके होते हैं: सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी। हाँ, एंड विद द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 मोडालिटीज ऑफ ट्रीटमेंट, आप चीज़ों को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, कैंसर को, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज। आप कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थिंग्स ऑफर करते हैं। यूजुअली जितना अर्ली स्टेज होगा, हाँ, आपको इन तीनों में से एक या दो ही मोडालिटी से ट्रीट करना पड़ेगा, एंड पेशेंट बढ़िया हो जाएगा। आप ओके, पेशेंट को फॉलोअप में रखेंगे। हाँ, आजकल के कितने कैंसर्स तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से बढ़िया प्रोग्नोसिस हो गया। आप एक अर्ली स्टेज ब्रेस्ट कैंसर को ले लो, हाँ, अर्ली स्टेज प्रोस्टेट कैंसर को ले लो, अर्ली स्टेज किडनी कैंसर को ले लो, थायराइड कैंसर को ले लो। इन सब की प्रोग्नोसिस तो आज के डेट में इवन हाइपरटेंशन या डायबिटीज से ज़्यादा बेहतर होगी। कितने सारे लोग तो कोविड से कहते सकम कर गए जब अभी कोरोना काल हाँ, में। हाँ, हाँ, क्यों? बिकॉज उसका क्योर नहीं था। हाँ, तो इट्स ऑल अबाउट कि आप कितने जल्दी अपने बारे में अवेयर हो रहे हैं, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आप उनको डिटेक्ट कर रहे हैं, नियरेस्ट अवेलेबल कैंसर फिजिशियन के पास जा रहे हैं हाँ, और अपना टेस्टिंग करा रहे हैं, डिटेक्ट कर रहे हैं, ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो हाँ, देखो, आप जितना भी एडवांस स्टेज में आओगे ना, द चांसेस ऑफ क्योर विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। हाँ, इट होल्ड्स ट्रू फॉर एनी डिजीज, इट होल्ड्स ट्रू स्पेशली फॉर अ डिजीज लाइक कैंसर। सर तो आई वांट टू नो कि लाइक ऐसे कौन से टाइप के कैंसर हैं जिनको हम अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं, लाइक खुद ही अगर कोई सिम्टम हमें पता चल जाए, मतलब अगर आप उन टाइप के कैंसर बता सकते हैं। तो ब्रॉड दो तरीके के कैंसर अगर मैं बोलूं, एक होते हैं सतह के कैंसर, सरफेस कैंसर्स, ठीक है। हाँ, एक होते हैं डीप, जो बॉडी के डीप ऑर्गन्स के कैंसर्स होते हैं। हम्म, इन जनरल जो बॉडी हाँ, के सतह के कैंसर्स होते हैं ना, उनको हाँ, डिटेक्ट करना हाँ, आसान होता है, उनको पता करना आसान होता है। क्यों? क्योंकि आपको किसी ना कुछ ऐसा चीज होगा जो आपको विजिबल हो जाएगा, दिख जाएगा। हाँ, आपको नहीं दिखेगा तो आपके घर परिवार वालों को दिख जाएगा, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, जैसे मुंह का कैंसर, हाँ, ठीक है। ओरल कैविटी में जो कैंसर्स होते हैं, अक्सर गुटखा खाने और इन सब चीज़ों की वजह से, हाँ, आप डेली ब्रश करोगे, डेली अपना मुंह देखोगे, हाँ, ठीक है, तो आपको दिख ही जाएगा। आपको थोड़ा सा भी जीभ में कुछ छाला हुआ तो आपको दर्द होगा, आप उसको हाँ, देख लोगे तुरंत सामने शीशे में जाके। मुंह के अंदर हाँ, कुछ छाला हुआ, कहीं ब्लीडिंग हो, आपने दांत में कुछ प्रॉब्लम हो, जाके देख लिया आपने, हाँ, तो भाई आप नियरेस्ट अवेलेबल ऑन्कोलॉजी सर्जन या फिजिशियन के पास चले जाओ। हाँ, सेम थिंग, एक स्किन में कहीं कुछ चीज़ें हो रही, कहीं छोटी गांठ आई, बढ़ रहा है, लग रहा है, कहीं कालापन आ रहा है, मेलेनोमा बन रहा है, कहीं कुछ ओके, और गांठ बन रही है, स्क्वामस सेल कैंसर बन रहा है। हाँ, नियरेस्ट जो सही नहीं हो रहा है नॉर्मल ड्रेसिंग वेसिंग करने से, हाँ, आप जाओ ट्रीटमेंट ले लो। हाँ, इसमें गलती क्या कर सकते हैं यूजुअली लोग, छोटा मोटा फोड़ा हुआ या कुछ हुआ जो कि सही नहीं हो रहा, लोग जाएंगे कहीं तो उसको कुछ चीरा लगवा लेंगे, कुछ तो करवा लेंगे। हाँ, दैट बिकम्स अ बैड थिंग, बाय सर। बिकॉज देन इफ इट टर्न्स आउट टू बी अ कैंसर लेटर, अच्छा, हाँ, तो आपने उस लोकलाइज चीज को आधे तरीके से निकाल दिया, जिससे उसका स्प्रेडिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा। अच्छा, दैट बिकम्स अ रॉन्ग थिंग। ओके, सो देन सेकेंड, लेडीज में ब्रेस्ट कैंसर, हम्म, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन अगर लेडीज खुद हाँ, कर रही हैं, उनको अवेयरनेस है अपने बारे में, छोटी मोटी भी गांठ पता चल रही हाँ, है हाँ, तो जाएं, इन्वेस्टिगेट कराएं। हाँ, सेम थिंग, मेल्स में टेस्टिकुलर कैंसर, पेनिस कैंसर्स, ठीक है। ये सारे कैंसर्स आर वेरी इजी टू डिटेक्ट एंड हाँ, जो तुरंत पता चल जाते हैं। हाँ, जो डिफिकल्ट होते हैं कैंसर्स, हाँ, वो होते हैं शरीर के अंदर के कैंसर्स, जो अच्छा, कि
जिनके सिम्टम्स बहुत सटल होते हैं, बहुत ही मामूली होते हैं, जो कि हम आम डेली के बिजी लाइफस्टाइल में इग्नोर करते रहते हैं। ओके। जैसे बड़ी आंत का कैंसर, कोलोन या रेक्टम का कैंसर। ओके। अक्सर आपके डेली टॉयलेट के रूटीन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आने लगेंगे। टॉयलेट अच्छे से नहीं होगा, लैट्रिन अच्छे से नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, ये कभी थोड़ा मोड़ा ब्लड आ गया, हाँ। तो आप थोड़ा इग्नोर कर दोगे, या थोड़ा गैस हाँ। हो गया आप इग्नोर कर दोगे कि अरे ये तो कोई नहीं है, चलो ठीक हो जाएगा, चलो अच्छा हाँ। थोड़ा दवाई ले लेता हूँ, ओवर द काउंटर जाके सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ। तो दिस इज हार्मफुल। हाँ। तो अगर ऐसा कोई चेंजेस आ रहे हैं आपकी हाँ। डेली रूटीन में जो कि परसिस्ट कर रहे हैं, हाँ। हफ्ता भर हो गया, 10 दिन हो गया, नहीं सही हो रहा है हाँ। जनरल मेडिसिन से, दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए, इट शुड बी अलार्मिंग साइन। सेकेंड थिंग, अगर गैस बन रहा है, लंबे समय तक गैस बन रहा है, हाँ। या देख रहे हो थोड़ा बहुत वजन कम हो रहा है यार, लेकिन कम होता ही जा रहा है, मैं खाना बढ़ाता जा रहा हूँ फिर भी कम होता जा रहा है, एंड दैट इज नॉन इंटेंशनल। ऐसा नहीं कि मैं जिमिंग कर रहा हूँ, डाइटिंग कर रहा हूँ इसलिए वजन कम हो रहा है, देख रहे हो वजन हाँ। कम होता जा रहा है, तो सतर्क हो जाना चाहिए। ओके। इट कुड बी अ साइन ऑफ अर्ली साइन ऑफ स्टमक कैंसर, समथिंग कॉल्ड एज अ गॉल ब्लैडर कैंसर, समथिंग कॉल्ड एज अ पैंक्रियाटिक कैंसर, ओ। ठीक है। देन कुछ चीज़ें जो विजिबल हो जाती हैं, जॉन्डिस। जॉन्डिस हुआ तो अक्सर क्या होता है, किसी को पीलिया होता है ना, तो पहले क्या हो जाएगा, अपना लोकल दिखा देगा कि अरे पीलिया है, दवाई खा लेंगे सही हो जाएगा। नहीं, हाँ। अगर किसी को पीलिया हो रहा है हम्म। तुरंत टेस्ट कराइए, ब्लड टेस्ट, फिर अपने नियरेस्ट अवेलेबल एक्सपर्ट फिजिशियन सर्जन मिलिए और उनसे पूछिए कि इसका कॉज क्या है। अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, अक्सर पैंक्रियाटिक कैंसर्स, पेरीएम्पिलरी कैंसर्स, लिवर हाँ। कैंसर्स, गॉल ब्लैडर कैंसर का पकड़ पीलिया के कारण होता है, बट ओ। अक्सर जब तक पकड़ होता है तब तक वो एडवांस हो चुके होते हैं। थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। एग्जैक्टली। हाँ। तो ये सारी ओके। चीज़ें हैं। हाँ तो सर, जैसे मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ कि लाइक मेन में सबसे ज्यादा इन योर अंडरस्टैंडिंग और इन योर स्टडी सबसे ज्यादा कैंसर किस चीज का हो रहा है आजकल? तो वो उसके बारे में हमने भी बात नहीं की। जो हाँ। वर्ल्ड में मोस्ट कॉमन कैंसर है, हाँ। अगर स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से बात करें, हमारी हाँ। ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबो कैन डेटा, उसके हिसाब से तो लंग कैंसर इज द मोस्ट कॉमन कैंसर। अच्छा। ठीक है, एंड इन इसका इन कॉज द एंटायर स्मोकिंग है? वर्ल्ड। यस, स्मोकिंग। वो। हर सिगरेट के डिब्बे पे लिखा रहता है हाँ, स्मोकिंग स्मोकिंग किल्स, का। हाँ। स्मोकिंग किल्स, हाँ। बट लोग फिर भी स्मोक कर रहे हैं। ओके। सो स्मोकिंग हाँ। एंड तो सर मतलब आई वांट टू नो ऐसा क्या है स्मोकिंग में कि मतलब इट smoking has कॉजेस कैंसर? harmful chemicals which cause repeated insult to the respiratory tract of हाँ। a defense mechanism of your body over the time। 10 साल, 15 साल, 20 साल, हाँ। पैक ईयर्स बोलते हैं कि किसी के 15 पैक ईयर्स हो गए, 20 पैक ईयर्स हो गए, हाँ। रिपीटेड इंसल्ट से उनकी कहते हैं म्यूटेशंस हो रहे हैं। हाँ। म्यूटेशंस ऐसा नहीं है कि आज आपने आज सिगरेट फूका तो कैंसर कल हो जाएगा। वो जब आप 10 साल 15 साल लगातार फूक लोगे ना तो कैंसर हाँ। उसके बाद होगा। हाँ। हाँ, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो ओके। स्मोकिंग बीइंग द लीड cause of वो। one of the most common cancers affecting both males and females across the world ओके। is this। अगर आप स्पेसिफिकली अपने कंट्री के बारे में पूछेंगे तो which cancers which are more common in males are oral cavity cancers। जितना ओके। गुटखा हमारे ही देश में खाया जाता है उतना कहीं नहीं खाया जाता है। हाँ, और मुझे जितना लगता है गुटखा हमारे ही देश में खाया और जाता है। हमारे ही देश में सबसे ज़्यादा वो, इसमें भी डेमोग्राफिक प्रीडिस्पोजिशंस हैं। वो। नॉर्दर्न इंडिया, हाँ। अहमदाबाद, गुजरात, हाँ। जितना यहाँ पर है, बल्कि हम लोग जितने एवरी वीक आई ऑपरेट 5 to 7 ओरल कैविटी कैंसर एवरी वीक आई ओ। ऑपरेट 5 to 7 ओरल कैविटी कैंसर्स। ठीक है, ओल्ड एज से लेकर यंग एज के पेशेंट सबको ऑपरेट करते हैं हाँ। हर हफ्ते। हम्म। इतना है। सो ये मेरे जो कलीग्स हैं जो डाउन साउथ हैं, बैंगलोर, चेन्नई में, दे डोंट, वो हफ्ते महीने में 1 या 2 केस ऑपरेट करते हैं क्योंकि वहाँ गुटखा कम है। हाँ। दे हैव मोर लंग कैंसर क्योंकि वहाँ सिगरेट ओके। स्मोकिंग ज़्यादा है। ओ। सो हाँ। इस तरीके अपने यहाँ बीड़ी स्मोकिंग ज़्यादा है। Wow. तो And sir, in women, what do you see, which is the most leading cause so for cancer? 2 cancers which are most common in ladies are breast cancer and cervical cancers। Okay. बच्चेदानी के मुंह का कैंसर एंड Okay. ब्रेस्ट कैंसर। अक्सर बोला जाता है डेमोग्राफी का हाँ। कारण कि ब्रेस्ट कैंसर अर्बन वुमेन में, अर्बन पॉपुलेशन में ज़्यादा कॉमन है। हाँ। और सर्वाइकल कैंसर हाँ। जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, बिकॉज ऑफ द लेस हाइजीन, सेवरल अदर हायर रिस्क फैक्टर्स, इज मोर कॉमन इन द रूरल वुमेन। बट Okay. दिस इज ऑल्सो चेंजिंग, दिस डेमोग्राफिक्स इज ऑल्सो चेंजिंग। हाँ। एंड अभी तो पूरे ही पॉपुलेशन में आई थिंक ब्रेस्ट कैंसर इज द मोस्ट कॉमन एंड देन सर्वाइकल कैंसर। Okay. लंग कैंसर इज ऑल्सो वेरी कॉमन। सर तो लाइक आपके अकॉर्डिंगली व्हाट ब्रेस्ट कैंसर होने का वन ऑफ व्हाट वुड बी द लीडिंग कॉज इन वुमेन? So, अनहेल्दी लाइफस्टाइल। अनहेल्दी लाइफस्टाइल, देयर आर बहुत, वी कैन डिस्कस इट इन डिटेल हाँ। ब्रीफली। बहुत सारे हार्मोनल फैक्टर्स होते हैं। Okay.
बहुत सारे जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं यंगर पेशेंट्स में, लेस देन 50 ईयर्स ऑफ एज में जेनेटिक फैक्टर्स बहुत ज़्यादा कॉमन है अच्छा। कि जो म्यूटेशंस हुए उसके कारण हो रहा है, हाँ एंड हेरिडिटरी कैंसर जिनको बोलते हैं। हार्मोनल फैक्टर्स में किसी को यंगर एज, एल्डरली एज, एंड जब शादी नहीं हुआ है, बच्चे नहीं हुए हैं, हाँ तो हार्मोनल इंटरप्ले बॉडी का चेंज हो जाता है, दैट हाँ गेट्स डिसबैलेंस, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का रेशियो, दैट कॉजेज कैंसर्स, ओके ब्रेस्ट कैंसर्स। जैसे किसी को बच्चे नहीं होना या हाँ बच्चे होना बहुत एडवांस एज में जाके बच्चे होना, 30-35 साल की उम्र से ज़्यादा उसमें, हाँ ठीक है, सेवरल अदर थिंग्स लाइक दिस, या। ओके ओके नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट जो आपने आपका जो इनिशिएटिव है यू नो वाराणसी में टू ओपन अ न्यू कैंसर इंस्टीट्यूट। फर्स्ट मुझे थोड़ा सा हिस्ट्री में जानना है कि अबाउट इफ़ यू आप कैंसर के बारे में पढ़ रहे हो, यू हैव आल्सो वर्क कि ये जो हमारा इवोल्यूशन हुआ है मतलब ओवर द कोर्स ऑफ कंट्री जहाँ पे मतलब ढेर सारे कैंसर इंस्टीट्यूट्स हुए हैं, और मैं तो पहले दिखता था कि मतलब इंडिया में ही बहुत कम थे इंस्टीट्यूट्स, अब टाटा ने जो है इनिशिएटिव लिया है और हर, तो आई रियली वांट टू नो, और आप टाटा से जुड़े भी हो, कि ये इनिशिएटिव के बारे में आप कुछ बताओ। इन टाटा के इनिशिएटिव या अपने इनिशिएटिव? टाटा इनिशिएटिव So, एंड देन this is a very good and a novel initiative which was taken by the हाँ Tata Group. They opened up the center somewhere now close to more than 75 years ago. ओके वाओ Mumbai में they opened up a हाँ center, and the Tata Memorial Hospital in Parel, and then after running it initially, they handed it over to the government. So it is a completely government initiative now, ओके and supported by Tata Group, but it now primarily falls under the administration of the Department of Atomic Energy of the Government of India. The DAE के अंडर आता है। कैंसर And, इंस्टीट्यूट इज अंडर एटॉमिक एनर्जी। करेक्ट, बिकॉज Okay. द फंडिंग वहीं से आती है उसकी, अच्छा एंड दे सपोर्ट इट लेफ्ट राइट एंड सेंटर, एंड हाँ पूरी हाँ तरीके से द फैसिलिटीज, द रिसर्च, इनोवेशंस, हर चीज़। हाँ सो जो मोटो है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, टाटा मेमोरियल सेंटर का, इज थ्री फोल्ड: सर्विस, एजुकेशन एंड रिसर्च। पेशेंट सर्विस, Okay. continued education of newer doctors, Okay. and increasing the research into this field. So so this is it. And then एक center खुला, then they opened up another center in Mumbai itself, Yeah. Kharghar area में, Actrec, Yeah. which in today's in today's date has increased its expanse like too much. So currently both the institutes are headed by two teachers of mine. मेरे thoracic surgery के जो सर थे, हाँ Professor C.S. Pramay, he हाँ heads the Parel center, main center. हाँ हाँ Professor Pankaj Chaturvedi, he heads the Actrec center, Okay. and They both were your both professor? have been my teachers. Wow. One in head neck surgery, one in thoracic surgery. हाँ Then धीरे धीरे they adopted the hub and spoke model, and they Okay. decided कि नहीं, we have to decentralize this cancer care, we have to bring it Yeah. to the entire country. Yeah. Then they started up opening different centers, Wow. licensing with different centers. So currently we have several other centers. Yeah. विशाखापट्टनम में सेंटर है, वाराणसी सेंटर है, हाँ देन मुल्लनपुर पंजाब में सेंटर है, Yeah. अभी बिहार में मुजफ्फरपुर में सेंटर खोला है। Yeah. So several such It's a centers good coming up. actually I can recall कि मेरे घर में मेरी नानी को कैंसर हुआ था, Correct. and she has to go to all the way to Mumbai Correct, for correct, and correct, correct. और उसके बाद जब टाटा वाला खुल गया हम्म। and you know उनका कई साल ट्रीटमेंट 1-1.5 साल यहाँ भी चला, हम्म। so it was a very good initiative. Correct, correct. And I really want to know about your initiative in Varanasi because now you know आप बता रहे हो 20,000 patients अगर चाहिए, Yes. you definitely need a So, bigger yes, care. yes, and I'll tell you, there is two ways to think about it. One, आपको उस केयर को, उस अच्छे लेवल ऑफ केयर को और पेरिफेरी तक लेके जाना है। जैसे बॉम्बे से यहाँ तक आया ना, बॉम्बे से दिल्ली तक यहाँ तक आया, अब हाँ। आपको यहाँ से और इंटीरियर्स में लेके जाना है। अच्छा। नाउ द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ आवर जॉब व्हिच आई फील हाँ। that I have a group of friends, colleagues who are trained from AIIMS and Tata. And Dr. Amar is there, Dr. Prince is there, Dr. Ravi is there, a lot of people, and we have created an ecosystem around us to cater to people who are from these regions: Eastern UP, Bihar, Jharkhand, and all of us are stationed in different places. We work together. We, आज के डेट में there is no surgery which we are not doing.
difficult surgeries we come together at different अपने अपने places में Okay. individual Wow. surgeries we have, each has our own big team Wow. and does it. We are trying to deliver this care into the peripheral regions जहाँ पर accessible नहीं, जहाँ पर लोग नहीं आते, तो जो होता है ना कि bring the care to the home, Yes. वो वाला concept हम apply करने की कोशिश कर रहे हैं अभी इस Nice. initiative के साथ. What we are also trying to do is, while we are doing this, we हाँ. don't want to dilute the quality of Yes. the हाँ. of the treatment. हाँ. So we are making sure that we provide the most up-to-date treatment available to the patients. Yeah. For example, things which we have introduced अपने यहाँ पर जिससे हम जो शुरू Yeah. किया है हमने minimally invasive surgery, laparoscopic surgery जो नहीं होती थी यहाँ पर, Yes. I started doing it Yes. and यहाँ पर शुरू किया वहाँ से Yeah. जो and the response has been very good. अब Wow. धीरे धीरे लोगों को उसमें विश्वास बन रहा है, रिजल्ट्स अच्छे हो रहे हैं, लोग Yes. जल्दी घर, जैसे कल मैंने I Wow. operated a lady of 110 kgs of endometrial cancer Wow. yesterday, and it's less than 24 hours, and she is already ready to go home. Wow. She is already ready to go home, pain Great. free, eating well, and ready to go home. So this is the advantage. Great. वो अपने नॉर्मल लाइफ में वापस चले जाएंगे. Great. So after a big surgery, जो कि Yeah. इससे पहले शायद 10 दिन 15 दिन लगते Yeah. अपने नॉर्मल लाइफ में वापस जाने Yeah. में. Things like this. Yeah. What we have also done is something called as advancing the treatment of stage 4 cancers. चौथे स्टेज के कैंसर जो एडवांस कैंसर होते हैं उनके भी ट्रीटमेंट मोडालिटीज आजकल बहुत डेवलप हो गए हैं, लेटेस्ट रिसर्च आ गया है. Okay. ब्रीफ में बताना चाहूँगा, देयर समथिंग कॉल्ड एज साइटोरिडक्टिव सर्जरी एंड हाइपेक सर्जरी, पाइपैक सर्जरी. दो तीन चीज़ें हैं हाँ. जो कैंसर पेट में फैल जाते हैं. हर हाँ. सब चीज़ों के इंडिकेशंस होते हैं. हाँ. तो अभी एक लेडी है वार्ड में जो हु हैज बीन एडमिटेड नाउ क्लोज टू 10-11 days. नाउ शी इज़ रेडी फॉर डिस्चार्ज. शी हैड प्रेजेंटेड टू अस, यहाँ के लोकल पॉलिटिकल लीडर हैं, उनकी रिलेटिव थी. हाँ. She had advanced ovarian cancer and we decided she was amenable to treatment, but उनकी सर्जरी जो थी ना बहुत लंबी होने वाली थी. पूरा अगर करना था तो हाँ. हमने सर्जरी शुरू की, सब अरेंजमेंट्स करके. हाँ. इट टुक अस 14 hours फॉर दैट सर्जरी. 9 बजे शुरू किया था, रात को 11 बजे खत्म किया. एंड इट वाज अ टीम ऑफ 5-6 people. जब बोलते हैं 14 hour surgery, it was without break. नहीं, इट वाज विद ब्रेक्स. देयर वाज अ Okay. टीम ऑफ 5-6 people. Okay. 2-2 3-3 लोग हर बार कर करके, एक लोग से पॉसिबल नहीं है करना. हाँ. हाँ. एंड देन उसमें इनोवेशन जो लाया है हाँ. इस और एडिशन किया उसमें हाइपेक इज हाइपरथर्मिक इंट्रापेरिटोनियल कीमोथेरेपी. सर्जरी के दौरान ही वो कैंसर जो आईवी रूट के कीमोथेरेपी से रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं उनको हाँ. पेट में ही एक एडवांस मशीन होती है, उसके द्वारा गर्म कीमोथेरेपी का घोल दिया जाता है जो कि अच्छा. 60 से 90 मिनट तक चलता है. वो- ये यहाँ कहीं नहीं होता था पूर्वांचल में. तो दिस इज द फर्स्ट सेंटर विच हैज स्टार्टेड डूइंग इट वो. over Great. here in this entire region. That is one thing. हाँ. Yesterday we did one procedure, I think, which is done for the first time in this entire region of UP, Bihar, Jharkhand, which is called as PIPAC. उसका ही एक एडवांस वर्जन है नैनोसॉल करके, जिसमें पेट में एडवांस कैंसर है, सर्जरी नहीं हो सकती. हमें पता है कि पेशेंट का जीवन बहुत लंबा नहीं है, लेकिन कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, हम उसको अच्छा करना चाहते हैं. मेरे पास 25 साल का लड़का है जिसको एडवांस रेक्टल कैंसर है, बट उसके अंदर जीने की चाह है, पेशेंट फिट है. हाँ. छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होते रहते हैं क्योंकि पेट में बीमारी इसकी ज़्यादा है. हाँ. तो उसके लिए हमने पेट में गरम नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर कीमोथेरेपी, स्पेशलाइज्ड लैप्रोस्कोपिक हाँ. मशीन होती है, उसके थ्रू हाँ. किया. ये पहली बार हुआ है. हाँ. तो इस तरह की इनोवेशंस True. सब कर रहे हाँ. हैं, Nice. जो धीरे धीरे बढ़ाते हाँ. जा रहे हैं और लोगों को देते जा रहे हैं. लोग अवेयर हैं. हम कोशिश दो हाँ. मोटो हैं हमारे. हाँ. एक तो मोस्ट एडवांस्ड केयर इन अ वेरी एथिकल वे. जहाँ करना है वहाँ करना है, जहाँ नहीं करना है वहाँ ना बोलना है. हाँ. कुछ भी गलत नहीं करना है. True. एंड इन अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस टू द पेशेंट, Amazing. सो दैट पेशेंट्स को आप इतना वो कर दीजिए कि पेशेंट को ट्रीटमेंट लें. कई बार पेशेंट्स फाइनेंशियल बर्डन इतना बढ़ जाता है ना, पेशेंट ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हैं. हाँ. तो दिस वे वी आर ट्राइंग टू हेल्प Sir, आउट. you were telling about the surgeries you have done. I really want to know, मेरे दिमाग में कि like what do you think आपके लाइफ में सबसे मोस्ट डिफिकल्ट सर्जरी कौन सी रही होगी that you always remember when... So most difficult surgery, I think there are 3-4, एक को पिन पॉइंट करना बहुत मुश्किल है, बट most of these ये जो साइटोरिडक्टिव सर्जरीज होती है ना, these are most difficult. तो इसकी ट्रेनिंग
पार्शली टाटा मुंबई में ली थी। इसके हाँ। बाद आफ्टर फिनिशिंग फ्रॉम मुंबई एंड बिफोर जॉइनिंग हियर, इनफैक्ट जब मैं वाराणसी वाले सेंटर टाटा पे ज्वाइन कर लिया तो उसके बाद आई हैड गॉन टू फ्रांस ओके। एंड आई लर्नड ऑल दीज न्यू टेक्निक्स फ्रॉम अ वेरी प्रोमिनेंट पर्सन, प्रोफेसर ओलिवियर ग्लेहन इन फ्रांस, लियोन शहर में, वहाँ रहा, वहाँ सीखा। फिर मैं साउथ कोरिया गया, सोल में, वहाँ पर टेक्निक सीखी एंड देन आई केम बैक विद ऑल दोज टेक्निक्स की करना है। तो दीज सर्जरीज आर वेरी एडवांस, वेरी टैक्सिंग, हाँ। बहुत डेंजरस भी होती हैं। लाइक इनको करने के लिए एक टीम चाहिए, हाँ। इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। सर मतलब वो किस चीज़ की सर्जरी होती है? उसमें कैंसर पूरे पेट में फैला होता है अच्छा। एंड पेरिटोनियम नाम का एक ऑर्गन होता है जो पेट की झिल्ली होती है, जिसको हाँ। हर तो उसकी सर्जरी करने के लिए ना एक कैंसर सर्जन को अंदर के पूरे पेट के एनाटॉमी का ऑर्गन होना का आइडिया होना चाहिए। अच्छा। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ गॉल ब्लैडर सर्जन है या लिवर हाँ, सर्जन है हाँ, तो हाँ। काम हो जाएगा। आपको हर चीज़ पता होना चाहिए, पेट की पूरी एनाटमी, गायनिकोलॉजिकल ऑर्गन से लेकर हाँ। लार्ज बावल, स्मॉल बावल, आंत की हाँ। पूरी एनाटमी, स्टमक की एनाटमी, पैंक्रियास की एनाटमी, सब पता होना चाहिए, उसके बाद ही कर सकते हैं। तो वो जो एक्सपर्टीज है ना, उसमें समय लगता है। हाँ। 17-18 साल लग गए उस चीज़ को सीखने के लिए। ओह! तो इट्स अ लॉन्ग जर्नी, हाँ। बट नाउ वी आर एट द स्टेज कि अब हम उसको एग्जीक्यूट कर पाते हैं, उसको अच्छे रिजल्ट के साथ एग्जीक्यूट कर पाते हैं। सर्जरी करना इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करना है सर्जरी, इंपॉर्टेंट है सर्जरी करना, हाँ। पेशेंट को बचाना, हाँ। पेशेंट को अच्छे तरीके से घर भेजना, ये हाँ। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Amazing, amazing initiative. So we'll end this. It was like really nice talking to you, sir. Like काफी टाइम लिया हमने आपका and आपने काफी अच्छे से, मुझे तो काफी चीज़ों के बारे में आज नया पता चला. I really learned about cancers and all. So really nice talking to you, sir. And Thank you. good luck to your initiative. आप Thank काफी you. अच्छा काम कर रहे हो and you know hope you do wonders. Great, thank you so much. Thank Thanks for you, sir. this.